हाँ, सभी विद्यार्थी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास से संबंधित हम अध्ययन कर रहे थे। बाल विकास से संबंधित जो हमारा अध्ययन है उसमें हम जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन विभिन्न अवस्थाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे कि बालक की कितनी अवस्थाएं होती है और जो बाल विकास होता है वो किस प्रकार से चलता है। हमारी जो अवस्था है वो बीजावस्था या भ्रूण अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि पहले हमने अध्ययन किया कि जो गर्भावस्था है उसकी पहली जो अवस्था होती है वो बीजावस्था से प्रारंभ होती है। बीजावस्था 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। पहली अवस्था है इसमें बीजावस्था। बीजावस्था जो होती है ये 0 से लेकर के यानी 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। 0 से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था होती है। 2 सप्ताह की अवस्था होती है ये। और ये जो अवस्था है 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक बीजावस्था की अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है एक अंडानुमा आकृति में प्रवेश करता है जिसे युक्ता कहते हैं। दूसरा है इस अवस्था में बालक एक अंडानुमा आकृति में प्रवेश करता है जिसे युक्ता कहते हैं। तो बीजावस्था की जो सबसे पहली अवस्था है बालक के विकास की, इस बीजावस्था के अंदर बालक जो है सबसे पहले एक अंडानुमा आकृति के अंदर प्रवेश करता है। इस अंडानुमा आकृति को क्या कहते हैं? युक्ता कहते हैं। इसके बाद इसी अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है आहार के रूप में योग नामक पदार्थ को ग्रहण करता है। तीसरा है इस अवस्था में बालक योग नामक पदार्थ को, कौन सा? योग नामक पदार्थ को आहार के रूप में ग्रहण करता है। आहार के रूप में ग्रहण करता है। यानी इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है उसका प्रमुख आहार क्या होता है? योग होता है। योग नामक एक पदार्थ होता है जो उस बालक का आहार बनता है और उसे जो पोषण है वो प्रदान करने का कार्य करता है। 15 दिन के बाद में योग और युक्ता ये दोनों जो आकृतियां होती है ये समाप्त हो जाती है और भ्रूण अवस्था प्रारंभ हो जाती है। चौथा है 15 दिन बाद योग व युक्ता समाप्त हो जाती है। और बालक भ्रूण अवस्था में प्रवेश करता है। भ्रूणावस्था में प्रवेश करता है। यानी जैसे ही ये अवस्था समाप्त होती है, योग और युक्ता की जो आकृति है जैसे ही ये समाप्त होती है तो बालक जो होता है वो बालक भ्रूणावस्था के अंदर प्रवेश करता है।
या भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणावस्था के अंदर जो गर्भित अंडाणु होता है, भ्रूणावस्था में जो गर्भित अंडाणु होता है उसको जाइगोट कहा जाता है। पांचवा है भ्रूणावस्था में जो एक अंडाणु बनता है, यानी भ्रूणावस्था में जो गर्भित अंडाणु होता है, भ्रूणावस्था में गर्भित अंडाणु जो होता है, इस गर्भित जो अंडाणु है इसको जाइगोट कहते हैं। गर्भित अंडाणु को जाइगोट कहते हैं। जो भ्रूणावस्था के अंदर बालक प्रवेश करता है तो उस भ्रूणावस्था में जो गर्भित अंडाणु होता है उस गर्भित अंडाणु को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसके बाद ये जो जाइगोट होता है एक सुई की नोक के बराबर होता है। जाइगोट की आकृति सुई की नोक के बराबर होती है। सुई की नोक के बराबर होती है, यानी जो जाइगोट बनता है इस जाइगोट की जो आकृति होती है वह सुई की नोक के बराबर की होती है। तो ये जो अवस्था होती है ये काफी महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। जाइगोट जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे बालक के जाइगोट की आकृति जो होती है, इस जाइगोट की आकृति के कारण ही एक जो बालक होता है वो इसमें प्रवेश करता है और जाइगोट की आकृति सुई के नोक के बराबर की होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा अध्ययन है वो है शैशव अवस्था, यानी यहाँ पर बालक जो है वो शैशव अवस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन इससे पूर्व जो ये भ्रूण अवस्था होती है, ये भ्रूण अवस्था जो है ये 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था जो होती है ये 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है और इस भ्रूण अवस्था के अंदर जो बालक होता है वो बालक भिन्न भिन्न प्रकार्यों को संपादित करता है, लेकिन उसके जो प्रकार्य होते हैं वो हमारे जो आंतरिक भाव होते हैं उन आंतरिक भावों से अलग उनकी पहचान होती है। अब हम आते हैं ये जो भ्रूण अवस्था होती है, इस भ्रूण अवस्था में किस प्रकार से बालक कार्यों को संपादित करता है, या भ्रूण अवस्था के अंदर जो दूसरी अवस्था होती है बीजावस्था के बाद में, इस भ्रूण अवस्था में बालक किस प्रकार से कार्यों को संपादित करता है गर्भावस्था के दौरान, और गर्भावस्था के दौरान जो उसकी स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है, या बालक जो है इस अवस्था में किस प्रकार क्रियाएं करता है। अब है भ्रूण अवस्था। दूसरी जो अवस्था है वो है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था जो आकृति है या भ्रूणावस्था की जो स्थिति होती है ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह की होती है। यह 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था होती है। 2 माह की अवस्था होती है। ये जो अवस्था होती है ये कितनी होती है? 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक की ये अवस्था होती है, या ये कह सकते हैं कि ये 8 सप्ताह तक रहती है। यह 8 सप्ताह तक रहती है। ये 8 सप्ताह तक रहती है, यानी ये जो अवस्था होती है ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक की अवस्था होती है और ये लगभग 8 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है। इस अवस्था के अंदर शिशु का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में
शिशु का विकास, इस अवस्था में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। यानी इस अवस्था के अंदर आते ही बालक का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त बालक की श्वसन नली, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक की श्वसन नली और फेफड़े, यकृत, अग्नाशय व लार ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो यानी यह जो भ्रूण अवस्था होती है, इस भ्रूण अवस्था के अंदर ही आकर के बालक की जो श्वास नली होती है, उसके जो फेफड़े होते हैं, अग्नाशय होता है और लार ग्रंथि जो होती है, इनका निर्माण इस अवस्था में शुरू हो जाता है। इस अवस्था के अंदर 3 परतें होती है। इस अवस्था में 3 परतें होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो 3 परतें हैं इनके नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इन जो परतें हैं यानी ये भ्रूण अवस्था की परतें हैं, जिनमें पहली जो परत है एक्टोडर्म, दूसरी जो परत है मेसोडर्म और तीसरी जो परत इसमें बनती है एंडोडर्म। ये 3 परतें इस अवस्था के अंदर बनती है। इस अवस्था में जो ये परतें बनती है, इन परतों से बालक के अंदर कुछ अंगों का निर्माण होता है। जैसे एक्टोडर्म जो परत होती है, ये एक्टोडर्म जो परत होती है, इससे त्वचा और बालों का निर्माण होता है। त्वचा व बालों का निर्माण होता है। यानी ये जो परत होती है, इस परत से, एक्टोडर्म परत से बालक के अंदर त्वचा व बालों का निर्माण होता है। मेसोडर्म जो है, इससे बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। यानी इस अवस्था में, या जो ये भ्रूण अवस्था होती है, इस भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म नामक जो परत होती है, मेसोडर्म नामक परत से बालक के मांसपेशियों का निर्माण होता है। एक है एंडोडर्म जो परत होती है, इससे बालक के मस्तिष्क, हृदय आदि अंगों का निर्माण होता है। इससे बालक के मस्तिष्क, हृदय आदि अंगों का निर्माण होता है। आदि अंगों का निर्माण होता है। तो ये जो भ्रूण अवस्था होती है, इस भ्रूण अवस्था में ये 3 परतें पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से त्वचा व बालों का निर्माण होता है, मेसोडर्म से बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है और एंडोडर्म से बालक के मस्तिष्क व हृदय के अंगों का निर्माण होता है। तो ये बालक की भ्रूण अवस्था होती है। इसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरी जो अवस्था होती है वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरी जो अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है।
गर्भस्थ शिशु की अवस्था जिसको कहा जाता है। इस अवस्था के अंदर भी बालक में बहुत से अंगों का जो निर्माण है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और यह गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है ये बालक के जन्म से प्रारंभ 8 सप्ताह से प्रारंभ होकर के जन्म तक रहती है। तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था तीसरी अवस्था है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है यह तीसरी अवस्था होती है। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक की रहती है। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म लेने तक की अवस्था होती है। जन्म लेने तक की अवस्था होती है। गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है इसका काल क्या है? 8 सप्ताह से लेकर के बालक के जन्म लेने तक। अर्थात ये जो अवस्था होती है ये 2 माह से लेकर के 9 माह की होती है। यानी 2 से लेकर के 9 माह तक की अवस्था होती है। ये जन्म 2 माह से लेकर के 9 माह तक की अवस्था होती है। गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इस अवस्था में बालक को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है उस बालक को पीड़ा का जो अनुभव है वो नहीं होता है। विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इस अवस्था में विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैरों की ओर होता है। सिर से पैरों की ओर होता है। यानी इस अवस्था के अंदर जो विकास होता है वो बालक का विकास किस प्रकार का होता है? सिर से लेकर के पैरों की ओर उसका विकास होता है। गर्भावस्था के जो तीसरे महीने में होता है इसमें शिशु जो स्वाद इंद्रिया होती है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी गर्भावस्था का जो तीसरा महीना होता है, गर्भावस्था के तीसरे माह से गर्भावस्था के तीसरे माह से बालक में स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी ये एक ऐसी अवस्था होती है, यानी 3 माह की जो अवस्था होती है, इस 3 माह की अवस्था में जब बालक गर्भ में रहता है तो उस समय उस बालक के अंदर स्वाद इंद्रियों का विकास हो जाता है। अधिकतर जो गर्भावस्था की अवधि होती है वो 280 से लेकर के 270 से लेकर के 280 दिन की होती है। 5वां है गर्भावस्था का काल जो होता है ये 270 से लेकर के 280 दिन का होता है। 280 दिन का होता है। यानी कुल 9 माह का काल होता है। ये 9 माह का काल होता है। 9 महीने की अवस्था होती है। और इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है कम से कम हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राणी होता है या एक जो मानव होता है उस मानव के अंदर जो गर्भावस्था की जो काल होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। ये कम से कम 180 दिन और अधिकतम 330 दिन तक का हो सकता है। यह काल
यह जो काल है कम से कम 180 दिन, कम से कम 180 दिन व अधिकतम काल 330 दिन तक का हो सकता है। गर्भावस्था का जो काल होता है वो अधिकतम और मिनिमम जो है, मिनिमम जो है काल वो 180 दिन का हो सकता है और अधिकतम जो काल है वो 330 दिन तक का हो सकता है। यानी ये इसके अवस्था बताई गई है, काल इसका बताया गया है, समय इसका ये बताया गया है। इसके अतिरिक्त अगली जो अवस्था आती है इसके बाद में वो आती है बालक की शिशुअवस्था। शिशुअवस्था क्योंकि यह जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था को भी मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों के अंदर बांट करके इसका वर्णन किया है। ठीक वैसे ही जो शिशु अवस्था है उस शिशु अवस्था को भी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी विशेषताएं बताई है, उसको अलग अलग भागों में बांट करके उसको विभाजित करके उसके अलग अलग कालों में उसको विभाजित किया गया है। तो नेक्स्ट जो अवस्था है वो हमारी अवस्था है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो है इसका जो काल है या इसका जो समय है वो क्या होता है। इस काल को बालक का मनोवैज्ञानिकों ने निर्माणकारी काल कहा है। जैसे क्रो एंड क्रो नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने तो 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की अवस्था कहा है। इसको 2 भागों के अंदर बांटा है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, इसको 2 भागों में बांटा है। शिशु अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है जन्म से 3 वर्ष तक और दूसरा जो काल है इसका वो है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था। ये पूर्व शिशु अवस्था है, पूर्व शिशु अवस्था इसको कहते हैं। और ये जो अवस्था है दूसरी इसको शिशु अवस्था या उत्तर शिशु अवस्था कह सकते हैं। तो मूल जो उत्तर शैशव अवस्था, पूर्व शिशु अवस्था और उत्तर शिशु अवस्था, इन 2 भागों में मनोवैज्ञानिकों ने इसको विभाजित किया है। ये जो अवस्था होती है बालक का निर्माणकारी काल होता है। पहला है यह बालक का निर्माणकारी काल होता है। बालक का निर्माणकारी काल होता है, यानी शिशु अवस्था जो होती है, इस शिशु अवस्था को जो अधिकतर मनोवैज्ञानिक है वो बालक के निर्माणकारी काल कहते हैं। जैसे क्रो एंड क्रो ने जो 20वीं शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी कहा था। दूसरा है क्रो एंड क्रो नामक जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने 20वीं शताब्दी को 20वीं जो शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इन्होंने बालक की शताब्दी इसलिए कहा है क्योंकि 20वीं शताब्दी के अंदर बाल्यावस्था से संबंधित जो अध्ययन है वो सबसे अधिक अध्ययन कार्य जो है वो इसी काल के अंदर किए गए थे। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक जो बाल्यावस्था से संबंधित अध्ययन है वो किए गए। इसलिए क्रो एंड क्रो ने इस काल को 20वीं शताब्दी जो है इसको शिशु बालक की शताब्दी इसको कहा है। यानी शिशु बालक की शताब्दी का नाम इन्होंने इसको दिया। शिशु बालक की शताब्दी का नाम इसे कहा जाता है। इस अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में देखिए, क्योंकि ये जो विशेषताएं होती है इनमें से अक्सर जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है एक तो स्वार्थी और सुकेंद्रित होता है। खिलौनों की अवस्था इसको का आत्म प्रेम की जो भावना होती है इस अवस्था में पाई जाती है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है बालक का। कल्पना जगत के अंदर वो विचरण करता रहता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था ये मानी जाती है।
संस्कारों के विकास की आयु इसे कहा है, जीवन का महत्वपूर्ण काल भी इसको माना जाता है। तो इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वह है, इस अवस्था की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं हैं, इस अवस्था की विशेषताएं, पहली जो विशेषता है इस अवस्था की पहली जो विशेषता है वह स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है, ये इसकी पहली विशेषता है इस अवस्था की। एक जो बालक होता है, शिशु जो होता है वह स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। खिलौनों की अवस्था होती है, दूसरी है खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। तीसरी आत्म प्रेम की भावना होती है। बालक शिशु में आत्म प्रेम, जो शिशु होता है उसमें आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है, आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है। एक शिशु जो होता है उसमें आत्म प्रेम की जो भावना होती है वो उसमें अधिक पाई जाती है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। शिशु का व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी बालक का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक इसलिए होता है कि उसकी जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती है उसी से उसका जो व्यवहार होता है वो संचालित होता है, या उसका जो व्यवहार होता है वो कहीं न कहीं उसकी मूल प्रवृत्ति के द्वारा ही संपादित होता है। अगला है यह कल्पना जगत के अंदर विचरण करता है। पांचवा है शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है, एक शिशु जो होता है वो कल्पनाओं में ही खोया रहता है। वो ऐसा मानता है कि जो कुछ भी है उसके सामने जो दिखाई दे रहा है वही पूरा उसका संसार है। इसके अलावा इस अवस्था के अंदर जो बालक का चिंतन होता है वो अतार्किक प्रकार का होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। छठा है यह अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, यह तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, यानी जो शिशु अवस्था होती है ये बालक की तार्किक चिंतन की होती है, क्योंकि इस समय बालक जो है वो तर्क नहीं लगा पाता है, वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है किसी विषय के बारे में। और इस अवस्था को इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि ये बालक के अंदर संस्कारों के विकास की आयु होती है। यह शिशु में संस्कारों के विकास की आयु होती है। ये बालक में जो होती है, एक बालक जो होता है उसमें संस्कारों का जो विकास होता है वो शेष अवस्था में प्रारंभ होता है, लेकिन जो संस्कार दिए जाते हैं वो छोटे संस्कार होते हैं। इसको जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जा सकता है। यह है जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने शिशु अवस्था को जो जीवन है उस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है, क्योंकि बालक जो होता है वो इस अवस्था के अंदर एकदम अपने आप में खोया हुआ रहता है और बालक जो होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है। इसके अलावा अगली जो इसकी विशेषता है ये हमारे बाल विकास से संबंधित या शिशु अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, और ये जो विशेषताएं हैं ये काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है। तो अगली आठवीं जो विशेषता है वो नैतिकता का अभाव पाया जाता है। आठवीं विशेषता है शिशु
शिशु में नैतिकता, शिशु में नैतिकता नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बालक में इस अवस्था के अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी बालक जो है वो नैतिक विचारों से बिल्कुल दूर रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बालक जो होता है वो नैतिकता के बारे में नहीं समझता, वो कहीं पर भी रोने लग जाता है या कहीं पर भी जो टॉयलेट वगैरह है ये कर देता है। इसका तात्पर्य है कि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। अगला है, इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शिशु अवस्था को सीखने का, शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। यानी जो शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था में बालक के मस्तिष्क का जो विकास होता है वो काफी तीव्र गति से हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का जितना विकास होना होता है उसका आधा जो विकास है वो शिशु अवस्था के अंदर बालक का हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शिशु अवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल माना जाता है। अगला है, ये भावी जीवन की आधारशिला होता है। भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है, भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। यानी शिशु अवस्था का जो काल होता है, इस शिशु अवस्था के काल को हम बालक के भावी जीवन की आधारशिला कह सकते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था होती है, 11वीं है। यह अनुकरण द्वारा सीखने या अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है, सीखने की अवस्था होती है। यानी इस अवस्था के अंदर बालक जो है, बालक जैसा देखता है वो वैसा का वैसा ही अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बालक में जो संवेग उत्पन्न होते हैं वो क्षणिक होते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। तो यह जो अवस्था है इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बालक में जो संवेग उत्पन्न होते हैं वो क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर में रोने लग जाता है, थोड़ी देर में ही बच्चा है जो हंसने लग जाता है। इसके अलावा